क्या आपको लगता है हार्ट अटैक सिर्फ 55 से 60 साल के लोगों में ही होता है? ज्यादातर यंग लोग मान लेते हैं कि हम तो जिम जाते हैं, फिट दिखते हैं, तो हमारा हार्ट तो सेफ ही होगा। पर ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इंडिया में ज्यादातर हार्ट अटैक्स आजकल 40 साल से कम की उम्र में हो रहे हैं। इतना ही नहीं, एक इम्पोर्टेंट बात सुन लो। साउथ एशियंस में वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कोरोनरी आर्टरी डिजीज 5 से 10 साल पहले डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर आकार कपूर, मैं हूं सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट और इस वीडियो में हम समझेंगे कि यंग इंडियंस हार्ट अटैक से क्यों वल्नरेबल हैं, कौन से टेस्ट हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं और अर्ली हार्ट अटैक से प्रिवेंशन के लिए रियल फ्रेमवर्क क्या है। सबसे पहले एक करेक्शन, हार्ट अटैक का मतलब हार्ट फेल हो गया, ये नहीं होता। हार्ट अटैक का मेडिकल टर्म है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसमें होता है कि हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई देने वाली जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो सडनली ब्लॉक हो जाती हैं। आर्टरीज के अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल प्लाक डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। ये प्रोसेस 20 से ही स्टार्ट हो सकता है और शुरू में कोई सिम्टम्स भी नहीं होते। प्रॉब्लम तब होती है जब प्लाक रप्चर हो जाता है। रप्चर के बाद क्लॉट बन जाता है और कोरोनरी आर्टरी सडनली ब्लॉक हो सकती है। इसलिए सिर्फ एज देखकर हार्ट सेफ अज्यूम करना बहुत ही गलत साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। अब सवाल ये आता है कि यंग लोगों में इसका रिस्क क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। And now let's talk about the 5 most common factors. पहला फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंस और अर्ली डायबिटीज। इंडिया को आज भी डायबिटीज कैपिटल बोला जाता है और प्रॉब्लम ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे आर्टरीज के इनर लाइनिंग को डैमेज करना शुरू कर देता है। बाहर से आप बिल्कुल नॉर्मल लग सकते हो, लेकिन अंदर से वैस्कुलर डैमेज स्टार्ट हो चुका होता है। दूसरा फैक्टर है सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब फैट जो पेट के आसपास जमा हो जाता है। ये नॉर्मल फैट नहीं होता, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट होता है और ये बॉडी में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करता रहता है जो टाइम के साथ साथ आर्टरीज को डैमेज करते हैं। तीसरा फैक्टर है स्मोकिंग और वेपिंग कल्चर। आजकल लोग सोचते हैं मैं तो बस कभी कभी स्मोकिंग या वेपिंग कर लेता हूँ, लेकिन सच ये है कि निकोटीन डायरेक्टली एंडोथेलियल डिसफंक्शन करता है। सिंपल वर्ड्स में ये आर्टरीज की लाइनिंग को खराब कर देता है, इसलिए सोशल स्मोकिंग सेफ है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। चौथा फैक्टर है क्रॉनिक स्ट्रेस और स्लीप डिप्रीविएशन। ये आजकल की यंग पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। जब बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन लॉन्ग टाइम तक एलिवेटेड रहता है तो 3 चीजें साथ साथ बढ़ने लगती हैं। पहला है ब्लड प्रेशर, फिर ब्लड शुगर और इन्फ्लेमेशन, और ये 3 मिलकर हार्ट डिजीज का रिस्क एक्सेलरेट कर देती हैं। पांचवा फैक्टर है जेनेटिक्स। एक स्पेसिफिक पार्टिकल होता है लाइपोप्रोटीन। रिसर्च ये दिखाती है कि साउथ एशियंस में लाइपोप्रोटीन नेचुरली ज्यादा एलिवेटेड रहता है और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, मतलब आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है पर फिर भी रिस्क प्रेजेंट हो सकता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिम करना, रनिंग करना, हेल्दी डाइट रखना यूजलेस है, लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, फिटनेस और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ऑटोमेटिकली सेम नहीं होते। आप बाहर से लीन और फिट दिख सकते हो, लेकिन अंदर से मेटाबॉलिकली अनहेल्दी हो सकते हो। इसीलिए सरफेस हेल्थ और वैस्कुलर हेल्थ दोनों अलग चीजें हैं। अब सिंपल सा सवाल आ जाता है कि सिम्टम्स अक्सर क्यों मिस हो जाते हैं? ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही इमेज होती है, हार्ट अटैक मतलब सिवियर चेस्ट पेन, लेकिन मेडिकल रियलिटी थोड़ी सटल होती है। यंग एडल्ट्स में अर्ली साइंस कभी कभी इतने ऑब्वियस भी नहीं होते, जैसे इंडाइजेशन जैसा डिस्कम्फर्ट, जॉ या लेफ्ट शोल्डर में पेन, अचानक अनयूजुअल फटीग या फिर थोड़ी सी एक्टिविटी पर ब्रेथलेसनेस। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एसिडिटी हार्ट अटैक ही होती है, लेकिन बार बार सिग्नल्स इग्नोर करना भी वाइज डिसीजन नहीं होता। बॉडी पहले बायोकेमिकल लेवल्स पर चेंज करती है और सिम्टम्स बाद में डेवलप होते हैं। अब चलते हैं सबसे बड़े प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईसीजी कब करवाना है, इकोकार्डियोग्राफी टीएमटी या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कब करवाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप सबको एक बात क्लियर कर देता हूं, कोई भी टेस्ट यूनिवर्सल लाइफ सेविंग मशीन नहीं होता। हर टेस्ट का अपना रोल होता है। सिंपल रूल याद रखिए, राइट टेस्ट राइट पेशेंट में ही यूजफुल होता है। आइए सबसे पहले बात करें ईसीजी की। ईसीजी बेसिकली हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। अक्यूट हार्ट अटैक डिटेक्ट करने में ये यूजफुल मोडेलिटी है, लेकिन एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग
नहीं है। नॉर्मल ईसीजी का मतलब ये नहीं है कि ब्लॉकेज जीरो है। रेस्टिंग ईसीजी अक्सर अर्ली प्लाक या माइल्ड ब्लॉकेज मिस कर देता है। अगला टेस्ट है 2D इकोकार्डियोग्राफी, और इकोकार्डियोग्राफी से हम हार्ट के पंपिंग फंक्शन को समझ सकते हैं। ये टेस्ट मोशन एब्नॉर्मैलिटीज डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, इको ब्लॉकेज डायरेक्टली नहीं देख सकता। ये ज्यादातर स्ट्रक्चरल असेसमेंट अच्छे से देखता है। तीसरा टेस्ट है TMT यानी कि स्ट्रेस टेस्ट। इस टेस्ट में पेशेंट एक्सरसाइज करता है और उस दौरान ECG चेंजेस मॉनिटर किए जाते हैं। अगर एक्सरसाइज के टाइम पर हार्ट को ब्लड सप्लाई इनसफिशिएंट मिलती है तो ECG में चेंजेस दिखते हैं, लेकिन TMT भी परफेक्ट टेस्ट नहीं है। अर्ली नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव प्लाक कभी कभी मिस हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, जिसका नाम है CT कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है। इसमें कॉन्ट्रास्ट डाई दी जाती है और कोरोनरी आर्टरीज को डिटेल्ड 3D मैप बनाकर दिखाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि अर्ली प्लाक डिटेक्ट करने में ये सबसे बढ़िया मोडेलिटी है, लेकिन इसमें रेडिएशन एक्सपोजर होता है, इसीलिए हर किसी को स्क्रीनिंग के लिए CT कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाना रिकमेंडेड नहीं है। और एंड में एक लाइन याद रखिए, डिटेक्शन का मतलब तुरंत स्टेंट डलवाना नहीं होता। कभी कभी प्लाक डिटेक्ट होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि अब लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकेशन प्लानिंग शुरू करनी जरूरी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि टेस्टिंग करवाना किसको चाहिए। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, हर 25 साल के हेल्दी इंसान को CT एंजियो करवाना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और अगर आप में ये रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली हार्ट डिजीज, स्मोकिंग हैबिट, डायबिटीज या प्री डायबिटीज, एलिवेटेड लाइपोप्रोटीन, बार बार अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट डिस्कम्फर्ट या क्रॉनिक स्ट्रेस और पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, ऐसे केसेस में रिस्क को इग्नोर करना स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। दोस्तों, अगर आप 25 से 30 साल के बीच में हो तो एक बेसलाइन लिपिड प्रोफाइल कराना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। और लाइपोप्रोटीन एक जेनेटिक मार्कर है, इसको लाइफ टाइम में कम से कम एक बार कराना एक यूजफुल स्टेप हो सकता है। 30 साल के बाद अगर रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट को दिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उनको दिखाने के बाद CT कोरोनरी एंजियोग्राफी कराना इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर याद रखिए, रैंडम फुल बॉडी स्कैन पैकेजेस करवाना यूजुअली साइंटिफिक अप्रोच नहीं माना जाता। टेस्टिंग का पर्पस होना चाहिए टारगेटेड रिस्क असेसमेंट, ना कि सिर्फ क्यूरियोसिटी या मार्केटिंग पैकेजेस को करवाना। अब सवाल ये आता है कि सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, हार्ट प्रोटेक्शन का सोल्यूशन सिर्फ मेडिसिन नहीं होता। आइए दोस्तों, इसको समझने के लिए एक सिंपल 90-डे फ्रेमवर्क देख लेते हैं। सो स्टेप 1 इज बेसलाइन क्लैरिटी। सबसे पहले बॉडी की करंट सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए कुछ बेसिक चेक्स करवाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर चेक, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c फॉर शुगर कंट्रोल और आखिर में ECG। ये टेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सो सेकंड स्टेप इज रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन। इसके बाद डॉक्टर इवैल्यूएट करता है कि एक्चुअल रिस्क लेवल क्या है और फिर डिसाइड होता है कि क्या फर्दर इमेजिंग जरूरी है या नहीं। हर केस में एडवांस टेस्ट कराना जरूरी नहीं होता। आइए अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, इसका नाम है लाइफस्टाइल करेक्शन। ये सबसे पावरफुल स्टेप होता है। वीक में अराउंड 150 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रिड्यूस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर स्मोकिंग की हैबिट है तो उसको आज ही स्टॉप करो। डेली 7 to 8 आवर्स क्वालिटी स्लीप और साथ में स्ट्रेस रेगुलेशन इज अ मस्ट। अगर डॉक्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करे जैसे स्टैटिन्स या बीपी की मेडिसिन, तो उसको वीकनेस समझने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है प्रिवेंशन। मेडिसिन एनिमी नहीं होती, लेकिन लाइफस्टाइल करेक्शन के बिना सिर्फ मेडिसिन के साथ प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं होता। हार्ट हेल्थ को लेकर कुछ कॉमन मिथ्स भी बहुत सर्कुलेट होते हैं और प्रॉब्लम ये है कि लोग इनको फैक्ट समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट मिथ्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। मिथ नंबर 1, मैं यंग हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। पर दोस्तों, रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एज एक रिस्क फैक्टर जरूर है, लेकिन इम्यूनिटी शील्ड नहीं है। यंग एज रिस्क को जीरो नहीं बनाती, सिर्फ डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी को डिले कर देती है। मिथ नंबर 2, मैं जिम करता हूँ, मेरा हार्ट स्ट्रांग है। जिम करना डेफिनेटली हेल्दी होता है,
लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, मसल हाइपोट्रोफी और कोरोनरी हार्ट हेल्थ दो अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। मतलब मसल स्ट्रांग हो जाते हैं लेकिन आर्टरीज फिर भी प्लाक डेवलप कर सकती हैं। मिथ नंबर 3, मेरा ईसीजी नॉर्मल आया है तो सब सेफ ही होगा। नॉर्मल ईसीजी अच्छी बात है लेकिन ये कंप्लीट गारंटी नहीं देता। रेस्टिंग ईसीजी साइलेंट प्लाक डिटेक्ट नहीं करता। अर्ली स्टेज आर्टरी डिजीज कभी कभी ईसीजी पर बिल्कुल नॉर्मल दिख सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात समझिए। आइए अब सबसे क्रिटिकल पार्ट पर आते हैं। अगर बॉडी ये वार्निंग साइंस दे तो इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर चेस्ट में परसिस्टेंट प्रेशर फील हो जो 15 मिनट से ज्यादा कंटिन्यू करे, या फिर पेन आर्म या जॉ तक रेडिएट करे, अगर स्वेटिंग और नोजिया साथ में हो, या अचानक सडन ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाए। ऐसी सिचुएशन में सेल्फ मेडिकेट करने की गलती मत कर लेना, सीधा इमीडिएट इमरजेंसी केयर लीजिए। कार्डियोलॉजी में एक सिंपल लाइन बहुत फेमस है, हार्ट अटैक अब सिर्फ ओल्ड एज डिजीज नहीं रही। इसीलिए हार्ट हेल्थ को सिर्फ वर्कआउट से जज मत कीजिए, उसके लिए नंबर्स, रिपोर्ट्स और फिजियोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। सो गाइस, टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन यू रियली लव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।